फिर फिर बड़ी कार से मेहनत करके फिर मैं और बड़ी कार लूंगा, फिर उससे बड़ी कार करके फिर उससे बड़ी लूंगा, उससे बड़ी लूंगा। धीरे धीरे जब आप लगातार काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, छोटे छोटे टारगेट पे वर्किंग करेंगे, तो एक दिन वो बड़ी वाली कार भी आ जाएगी। छोटा सा घर लेंगे, फिर और बड़ा लेंगे, फिर और बड़ा लेंगे, फिर और बड़ा लेंगे, एक दिन बंगलो मिल जाएगा, है ना। ऐसे करके छोटे छोटे टारगेट्स पे अगर आप काम करेंगे तो आपको रिजल्ट आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल समझना है, मछली खाना मत शुरू कर देना। मनीष भाई ने बोला था तो खाना शुरू कर दिया, भैया हम दूर रहते हैं इन चीजों से। वैसे उदाहरण के लिए मैंने ये कहानी आपके सामने रखी। तो आपको करना क्या है, आपको अपने सपनों की एक लिस्ट बनानी है, और अपने सपनों की जो आप लिस्ट बनाएंगे वो आपको एक दिन बनाकर छोड़ नहीं देनी है। आपको एक रूटीन बनाना है कि रोज आप अपने ड्रीम्स लिखना शुरू करें। रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में तो एक बार अपने ड्रीम्स को आप लिखना जरूर शुरू करें, क्योंकि जब आप बार बार अपने सपनों को लिखते हो तो फिर कहीं ना कहीं वो आपको याद आते रहते हैं, फिर आपकी स्पीड बढ़ी रहती है, आपका जो है ना मोमेंटम बना रहता है। तो आपको ड्रीम्स पे अपनी लिस्ट बनानी है और फिर ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट करना है। अब गुरुदेव सुरेंद्र बस जी एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि गोल सेटिंग करने के इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग, जब आप गोल सेट करना शुरू करते हैं तो आपको उसके क्या फायदे होते हैं। वो बोलते हैं सबसे पहला जो आपको फायदा होता है कि आप हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने आज से 3 साल पहले एक टारगेट लिया था और मैं बड़े दुख के साथ बोल रहा हूं ये टारगेट मेरा पूरा नहीं हो पाया, लेकिन मैं भी जिद्दी हूं, जब तक नहीं होगा तब तक मैं इस टारगेट को छोड़ूंगा नहीं। शायद मेरा एनर्जी लेवल क्यों अप रहता है, क्यों मैं मोटिवेटेड रहता हूं, क्यों मैं हमेशा खुश रहता हूं, क्योंकि मेरे पास मेरा पर्सनल टारगेट है। और मेरा पर्सनल टारगेट क्या है कि मुझे अपनी टीम में मेहनत करके भागदौड़ करके 100 ऐसे लीडर, दमदार लीडर खड़े करने हैं जो डायमंड क्लब करते हो, किताबें पढ़ते हो, मीटिंगों से जुड़े रहते हो, लगातार प्लान दिखाते हो, टाइयां लगाते हो, हीरो बन के रहते हो, जहां जाते हो बस हीरो बन, वहां उनकी एकदम धाक सी जम जाती हो। ऐसे 100 लीडर खड़े करने का टारगेट मैंने लिया और दिन रात मैं इसी के लिए काम करता हूं। आप मेरी कोई भी एक्शन देखें, कोई भी एक्टिविटी देखें, क्यों क्यों मुझे वो 100 लीडर खड़े करने का मैंने जिम्मेदारी ले रखी है, मैंने वो अपना टारगेट ले रखा है। शायद मैं इसलिए मोटिवेटेड रहता हूं। तो अगर आपके पास टारगेट रहेगा तो आप हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे, आप टेंशन फ्री रहेंगे, बिल्कुल मस्त रहेंगे अगर आपके पास में एक लक्ष्य रहेगा। ये सबसे पहला फायदा मुझे नजर आता है एक टारगेट का। उसके बाद में आप कभी भी बोर नहीं फील करेंगे। कुछ बोलते रहे बहुत दिन हो गया एक ही काम करते करते बोर हो गए, लेकिन अगर आपका टारगेट आपके पास है, आपका मंथली टारगेट, आपका ईयरली टारगेट आपके पास लिखे हुए रहेंगे, तो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ा रहेगा, आप बोर नहीं होंगे कभी भी। और सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो ये होगा कि जब आप प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल विल गिव यू द कॉन्फिडेंस, आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहेगा, क्योंकि जब आप डेली टारगेट, अपने बड़े टारगेट को पूरा करने के लिए छोटे छोटे टारगेट रोज अचीव करेंगे, तो क्या होगा, आपके अंदर एक जीत की भावना रोज आएगी। जैसे मेरे एक लीडर ने 2750 किया, मुझे आया एक और, या मेरा एक लीडर और खड़ा हो रहा है, मेरा एक लीडर और खड़ा हो रहा है, मेरा एक लीडर और खड़ा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं से आपके अंदर एक आत्म गौरव की भावना भी आएगी। आप अपने अंदर एक खुश महसूस करेंगे कि आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपको फोकस्ड रहोगे, फिर आप भटकोगे नहीं इधर उधर। जो लोग बोलते हैं ना कि कुछ दिन हो गए जी आरसीएम, कुछ दिन से पूछा भाई कहाँ हो आप आजकल, दिखते नहीं हो, तो वो बोलते हैं कि जी मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ बिजी हो गया था या मैं इस काम में लग गया था। इसका मतलब ये है कि उनका भी गोल कोई सेट नहीं है। अगर उनका गोल सेट हो तो वो कितना मर्जी काम करें। जैसे इस टाइम पे मेरे ऊपर इतने सारे लोड है, मैं अब यहाँ तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न भी हैं, बहुत सारे काम चल रहे हैं एक साथ, लेकिन मुझे 7 बजे यहाँ पहुंचना था, अपनी टीम के लीडर से बात करनी थी, तो कहीं ना कहीं फोकस्ड था मैं। तो सारे कामों को करने के बाद मैं बिल्कुल आया और आ करके फटाफट टी शर्ट उतारी, टाई लगाई, बैठ गया आपके सामने। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास में आपके गोल रहते हैं तो आप फोकस्ड रहते हो, आप कहीं और आप जाते नहीं हो। और दिनेश मोहन सर एक बात बोला करते हैं, अगर एक 5वीं क्लास के बच्चे के हाथ में लेंस पकड़ा दें और कागज पे उसका फोकस करवा दें तो कागज में आग लग सकती है। इसका मतलब क्या है, अगर उस लेंस को हम हटा दें तो सूरज में इतनी गर्मी होने के बाद भी कागज में आग नहीं लगती। सिर्फ जरूरत क्या है, फोकस की। इसी तरीके से आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी बहुत सारी एनर्जी, बहुत गर्मी, बहुत कुछ है, लेकिन फोकस करते ही हम आग लगा सकते हैं। अगर हमारा फोकस हट गया तो हम फिर कुछ भी नहीं कर सकते।
तो इस चीज पे आपको फोकस करना है कि ये छोटे छोटे हमें फायदे जो होते हैं गोल सेटिंग से, हमें ये फायदे होते हैं। अब आपको ये मैं बताऊंगा कि आपको ये टारगेट अचीव कैसे करने हैं। आपने गोल लिख लिया, आपको ये भी पता चल गया इससे फायदे क्या होंगे। अब आप अपने टारगेट्स को पूरा कैसे करेंगे, क्योंकि बोलते हैं ना कि सांप को जगह तो दिया, अब सिखा तो दे कहीं फन मारे कहीं और जाके। तो वो कैसे आप अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे, तो वो कुछ चीजें मुझे लिखवाई कैसे हम अपने टारगेट को अचीव करें। तो सबसे पहले जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि आपके पास में 3 से 5 ऐसे मजबूत कारण होने चाहिए जो आपको 24 घंटे आपको खींचे अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। आप 3 to 5 रीजंस लिखें कि आप असलियत में क्यों ये टारगेट अचीव करना चाहते हो। अगर वो क्यों आपको पता होगा, जैसे शुरुआत वहीं से जहां से की थी मैंने, मैं वहीं आ रहा हूं कि 3 से 5 कारण आपके पास होने चाहिए क्यों आप अचीव करना चाहते हो। और दूसरा, शिवखेड़ा सर से एक बात सीखी मैंने, वो बोले कि 3 चीजें होती हैं, एक होती है इच्छा, एक होती है कोशिश और एक होता है इरादा। इच्छा कई बार क्या होती है, इच्छा अगर मजबूत इच्छा नहीं हुई तो बुरे समय में जो है ना इच्छा जो है वो आप छूट जाएगी आपकी। कोशिश भी कई बार कहते हैं कोशिश भी कामयाब हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा भी बुरा समय आया, थोड़ा मुश्किल समय आया तो हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि इरादा एक ऐसी चीज है, जब हम मजबूत इरादा बना लेते हैं, फिर जब हम बुरे समय में आ जाते हैं या फिर हमारा कोई अपोजिट टाइम आ जाता है, मतलब इसको बोलते हैं कि कोई ऐसा समय आ जाता है जब हमें लगता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तो छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो वो इरादा जो है ना, वो इरादा और मजबूत हो जाता है। तो बोलेगा आपको कोशिश नहीं करनी, आपको इच्छा नहीं करनी, आपको तो मजबूत इरादा करना है। और मजबूत इरादा जब आपका रहेगा तो फिर आपका गोल जब आप डेली बेसिस पे पढ़ोगे तो फिर आपको वो जो है वो आपको कभी भी वो आपका इरादा और मजबूत होगा अगर कोई विकट परिस्थिति भी आ गई तो आपको तीसरा जो काम करना है, आपको आंख बंद करनी है। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अभी भी आप अपनी आंख बंद करके, जैसे मैंने अपनी आंख बंद करके मेरा गोल मेरे सामने चलना शुरू हो गया। विजुअलाइज करें इसको, ज्यादा से ज्यादा विजुअलाइज करें कि जब ये गोल आपका पूरा होगा तो कैसा हो रहा होगा। जैसे मैं इस टाइम आंख बंद करके विजुअलाइज कर रहा हूँ, जो मेरा गोल है, मेरी टीम में 100 लीडर्स दमदार बन के खड़े हुए हैं। मैं एक बहुत शानदार रिसोर्ट में 100 लीडर्स अपने अपने फैमिली के साथ एक स्टेज पर खड़े हुए हैं और वो सारे लोग बोल रहे हैं कि आई एम ए लीडर, आई एम ए लीडर, आई एम ए लीडर। वो सारे के सारे लोग बिल्कुल जो मेरे 100 लीडर खड़े हुए हैं, जो मेरा लक्ष्य है, वो 100 लीडर स्टेज पे एक साथ खड़े हुए जोश के साथ जब बोल रहे हैं आई एम ए लीडर, आई एम ए डायमंड, तो वो विजुअलाइज कर रहा हूं मैं, इस टाइम विजुअलाइज कर रहा हूं मैं। तो वो आपको भी विजुअलाइज करने की जरूरत है। उसके बाद में आपको ये जो गोल आपका है वो आपको शेयर करना है। जैसे मैंने आपके सामने अपना गोल शेयर किया, अपनी अपलाइन को बता दो आपका टारगेट क्या है, अपनी टीम को बता दो आपका टारगेट क्या है, अपने क्रॉस लाइन को भी बता दो जाके मेरा टारगेट क्या है, अब तो मैं करके दिखाऊंगा। जब आप अपने टारगेट को डिक्लेयर कर देते हो तो कहीं ना कहीं जब आपका मन करेगा ना अपने टारगेट से विचलित होंगे आपको याद आएगा, मैंने तो बताया था उसको, अगर छोड़ दिया बीच में तो क्या होगा। अब मान लो जैसे मैं आरसीएम बीच में छोड़ दूं या मैं अपने टारगेट की वर्किंग कर दूं तो कोई भी मुझे आगे पिंच करेगा, हाँ भाई कहाँ है तेरे 100 लीडर, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि अगर आप अपने टारगेट को डिक्लेयर कर दोगे तो कहीं ना कहीं फिर आपके अंदर डर रहेगा कि मैंने टारगेट डिक्लेयर कर रखा है, अब तो मुझे करके दिखाना है, अब तो मुझे करके दिखाना है, तो उससे आपको फायदा होगा। पांचवा जो काम आपको करना है, आपको प्राथमिकताएं तय करनी है, सेट प्रायोरिटीज। आपको प्रायोरिटीज सेट करनी है कि जो मैं टारगेट पे रोज काम करूं, क्योंकि अगर आप डेली टारगेट लेंगे, फिर डेली टारगेट पे काम करेंगे तो मंथली टारगेट पूरा होगा। जब मंथली टारगेट पूरा करेंगे तो धीरे धीरे फिर आपका ईयरली टारगेट पूरा होगा। जब आप हर साल अपने टारगेट्स पे पूरा काम करेंगे तो फिर आपके वो जो उससे बड़े वाला जो टारगेट है अपना शॉर्ट टर्म मिड टर्म टारगेट है, वो मध्यकालीन टारगेट है, फिर वो पूरे होंगे। जब आपके मध्यकालीन 2 से 5 साल वाले टारगेट पूरे होंगे फिर धीरे धीरे आप लॉन्ग टर्म टारगेट की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। छठा जो पॉइंट वो लिखवाते हैं कि आपको ढूंढना है, अगर आप अपने टारगेट की तरफ काम नहीं कर पा रहे तो आपको चैलेंज ढूंढना है कि दिक्कत आ कहां से रही है। क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं ना, बहुत बार कोई बीमार हो जाता है कोई व्यक्ति तो बोलता है बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। अगर बीमारी पकड़ में आ जाए तो डॉक्टर साहब इलाज कर दे। बड़े से बड़ा डॉक्टर भी अच्छा इलाज तब तक नहीं कर सकता जब तक बीमारी पकड़ में ना आए। डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे होंगे, दुबे सर, वो भी इस बात को बिल्कुल सहमत होंगे मेरी बात से कि अगर जब तक कितने बड़े डॉक्टर बन जाएं हम,
लेकिन जब तक बीमारी पकड़ में नहीं आएगी तब तक इलाज कैसे होगा? हमें पता ही नहीं चलेगा डॉक्टर साहब को कि दवाई देनी क्या है। तो इसी तरीके से आप अपने अगर टारगेट की तरफ काम नहीं कर पा रहे तो आपको चेक करना है चैलेंज आ कहाँ रहा है। इसमें आपको हेल्प करेगा इकलौता एक व्यक्ति, बता दूं, वो है आपके एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। आप अपनी अपलाइन से बैठकर काउंसलिंग करें, उनको बोले कि सर मैं मिलना चाहता हूं आपसे। उनके साथ बैठ करके जब आप काउंसलिंग करेंगे, यहां पर सुरेंद्र बस सर बोलते हैं कि अपलाइन काउंसलिंग से आपको ये पता चलेगा कि चैलेंज आ कहां रहा है, क्यों आपका टारगेट नहीं पूरा हो रहा है। और जब आप इस टारगेट उनके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे, कई बार हम भी खुद भी गलती कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे अपलाइन हमें बता देते हैं ये ऐसे नहीं, ऐसा करो। तो वो चैलेंज को आपको आइडेंटिफाई करना है, उसकी पहचान करनी है कि दिक्कत आ कहां रही है, और फिर आप उसको ठीक कर लेंगे तो बीमारी का इलाज हो जाएगा, और फिर आप अपने टारगेट की तरफ आप चल पड़ेंगे। एक बहुत अच्छा पॉइंट वो लिखवाते हैं कि आपको जो काम करना है वो आपको पेपर पे गोल अचीव करना है। जैसे आपने ड्रीम्स लिखा, आपने ड्रीम्स लिख लिए, ड्रीम को आपने कन्वर्ट कर लिया अपने गोल्स में। अब आप, ये अपलाइन काउंसलिंग से जुड़ा हुआ ही मामला है। ये भी पहला 2 पॉइंट उन्होंने अपलाइन काउंसलिंग से जुड़वाए हैं कि आपको पहला तो चैलेंज करना है, चैलेंज चेक करना है, दिक्कत आ कहां रही है, ये भी अपलाइन काउंसलिंग से होगा। और अगर आप आरसीएम नहीं कर रहे तो एक्सपर्ट, कोई भी आपके जो भी गुरु हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, या फिर आप हर क्षेत्र में कोई ना कोई किसी ना किसी को मानता है। क्या मैं सिर्फ आरसीएम की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर और आपको फिर जो गोल है वो आपको पेपर पे पहले लिखना है कि ये गोल मेरा कैसे कैसे अचीव होगा, कौन कौन से काम मुझे करने हैं। यहाँ पर भी आपको अपनी अपलाइन काउंसलिंग से लेना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट अपलाइन काउंसलिंग से जुड़े हुए हैं। अब मैं अगले पॉइंट के ऊपर आता हूँ, और वो बोलते हैं कि आपको ये गोल अचीव करने में ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि 1 तारीख को बहुत सारे लोग टारगेट ले लेंगे, मैं ये टारगेट लूंगा, मैं लिख लोगे आप टारगेट, ये मैं करूंगा, वो मैं करूंगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे साल पुराना होगा ना, वैसे वैसे टारगेट भी पुराने हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे फिर वो ही सुबह शटर ऊपर शटर डाउन शुरू हो जाता है, फिर वैसे ही जिंदगी शुरू हो जाती है। थोड़े दिनों बाद फिर आधा महीना हो जाता है, फिर बारिश आ जाती है, फिर बारिश आ गई तो फिर बारिश एक बार चली जाए तो फिर करूंगा, एक बार ये शादियां ज्यादा हो रही हैं, एक बार ये शादियां सारे बहुत ज्यादा कार्ड आए हुए हैं, एक बार ये काम हो जाए फिर करूंगा, फिर सर्दियां आ जाएंगी, फिर नया साल आ जाएगा, फिर एक और नया टारगेट ले लोगे, फिर अगले साल फिर एक बार मनीष जी आ जाएंगे, फिर या फिर हेमंत सर आ जाएंगे, या बाबूलाल सर आ जाएंगे, या दिनेश सर आ जाएंगे, या दिनेश मोहन सर आ जाएंगे, या कोई लीडर आ जाएंगे, फिर कोई बड़ी बड़ी बातें करेंगे, फिर आप टारगेट लिखोगे, फिर 1 तारीख आ जाएगी, उसके बाद फिर भूल जाओगे थोड़े दिनों बाद, फिर दोबारा होली आ जाएगी, फिर दोबारा बारिश आ जाएंगी, फिर दोबारा शादियां आ जाएंगी, फिर सर्दियां आ जाएंगी, फिर नया साल आ जाएगा, फिर लिखोगे। कब तक लिखोगे? जो उन्होंने कारण बताए वो कारण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो बोलते हैं कि ज्यादातर लोग क्यों फेल होते हैं, ये आपको लिखना है। ज्यादातर लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो 5 काम करते हैं और आपको तो करना नहीं है, और आने वाले जो आपकी टीम है उनको बताना है कि भैया ऐसे काम मत करना। पहला काम वो बोलते हैं कि जो ज्यादातर लोग होते हैं वो जो टारगेट ले लेते हैं वो समझते हैं कि ये सारे टारगेट मैं अकेले ही पूरा कर लूं, इसलिए ज्यादातर लोग टारगेट पूरा करने में असमर्थ रह जाते हैं। आपको करना ये चाहिए कि आपने एक बार जब टारगेट लिख लिए, आपने अपलाइन काउंसलिंग कर ली, आपने सारी चीजों को सारा एनालिसिस कर लिया, उसके बाद में इस टारगेट को ज्यादा से ज्यादा अपने टीम के साथ मिलकर पूरा करने के काम करें। और हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, आरसीएम बिजनेस में हैं, तो यहाँ पर हमें जो बात सिखाई जाती है और जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो ये है कि आपके टारगेट आपकी टीम के टारगेट के साथ बंधे हुए हैं। अगर आप अपनी टीम के सपनों को, अपनी टीम के टारगेट को लिखवाकर उन्हें पूरे करना शुरू कर दें तो आपके टारगेट भी आप देखेंगे ऑटो मोड में पूरे होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं बिल्कुल देसी आरसीएम का लीडर बन के बात करूं तो पहले जब तक आप बिगिनर पिन पर नहीं है तो पहले आप टारगेट लें कि मुझे मेरी बिगिनर पिन अचीव करनी है, उसके लिए मुझे मेरी अपलाइन से मदद मांगनी है, खूब मदद लेनी है। और एक बार जब मैं बिगिनर पिन अचीवर बन गया, यानी कहते हैं ना कि एक व्यक्ति है उसकी शादी हो गई, अगर वो एक बच्चा भी है या उसके 4 बच्चे भी है या 2 भी है, जितने भी हैं, एक भी हो गया तो बाप बन गया। इसी तरीके से आपकी टीम में जैसे ही एक व्यक्ति भी आ गया, अब आप आरसीएम में लीडर बन चुके हो। आपको कोई हक नहीं है वापस जाने का, क्योंकि एक व्यक्ति को आपने ज्वाइन कराया ये कह के कि चिंता मत करना मैं आपके साथ हूं, तो आप अपनी जुबान से फिर कह सकते हो। फिर अब तो आप बिगिनर पिन अचीवर बन गए हो। अब आपको तो अपनी टीम के उन साथियों को बिगिनर पिन अचीव करानी है जो अभी तक बिगिनर पिन पे नहीं है।
फिर अपने आप ही ये डुप्लीकेट होता चला जाएगा। ये शुरुआत मुझसे है, मैं पहले बिगिनर पिन अचीव करूंगा, फिर अपनी टीम के साथियों को बिगिनर पिन अचीव कराऊंगा, उनके साथ मेहनत करूंगा, भाग दौड़ करूंगा, फिर उसके साथ फिर वो आगे काम करेंगे, और ये ऐसे 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 आप देखेंगे बिगिनर से डायमंड का सफर कैसे तय हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर इस चीज का फोकस करना है। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि आपको विदाउट प्लानिंग एक्शन नहीं करना, या फिर विदाउट एक्शन प्लानिंग नहीं करनी। दोनों चीजें एक साथ है, मतलब प्लानिंग करके एक्शन करेंगे तो भी फायदा होगा, और एक्शन करेंगे बिना प्लानिंग के तो भी फायदा नहीं होगा। तो आपको एक्शन के साथ एक्शन बिना प्लानिंग के नहीं करना, पेपर पे पूरी प्लानिंग करके अगर आप एक्शन करेंगे तो आपको रिजल्ट आएंगे, नहीं तो गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा सारा मामला। तीसरा, यहाँ पर लैक ऑफ कमिटमेंट। ज्यादातर लोग जो अपने लक्ष्यों को थोड़े दिनों में ही छोड़ देते हैं, वो कहीं ना कहीं जो उनकी कमिटमेंट होती है, कहीं ना कहीं जो वो कमिटमेंट को क्या बोलेंगे हम, जो कमिट कर देते हैं कि मुझे तो करना ही करना है, वो जो वादा करते हैं ना, वो अपने आप से वादा करना है आपको, वो वादा अपने आप से आप करके और फिर उस वादे पर अड़े रहें, और जब तक अड़े रहें जब तक आपका वो कमिटमेंट आप अपने आप से पूरा ना कर दे। और चौथा पॉइंट जो इससे मिलता जुलता है, ये टीम वर्क की कमी होती है, सारे टारगेट खुद पूरा करने की कोशिश करता है। और सबसे बड़ा पॉइंट जो है, सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं बोलता हूं वो ये है कि वो हार को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। हार को स्वीकार नहीं करना है, जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। हार नहीं माननी है आपने, और जब तक हार नहीं माननी, जब तक आपका पहला टारगेट पूरा ना हो जाए। जैसे ही पहला टारगेट पूरा हो जाए उसको सेलिब्रेट करो, उसको एंजॉय करो, और फिर एक नई एनर्जी को इकट्ठा करके अगले टारगेट पे, अगले गोल पे काम करना लगातार चालू करो। तो ये बात मैं आपके सामने करना चाहता था। और अंत में जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आरसीएम बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग में हम हैं। अब मैं घूम फिर के वापस आरसीएम पे आ रहा हूँ, गोल सेटिंग से निकल के। आरसीएम एक कोई भी क्विक अर्निंग स्कीम नहीं है, ये थोड़ा टाइम लेती है। इसके लिए आपको आरसीएम बिजनेस में वो लोग जीतेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आरसीएम बिजनेस में केवल और केवल वो ही लोग जीतेंगे। खिलाड़ी बहुत आएंगे, खेलने वाले बहुत आएंगे, बहुत सारे आउट होके चले जाएंगे, बहुत सारे चोट खा के चले जाएंगे, बहुत सारे लोग गिर जाएंगे, कोई थक जाएगा, कोई टूट जाएगा, लेकिन जीतेंगे कौन लोग? मैं हारने की बात ही नहीं कर रहा, मैं जीतने की बात कर रहा हूँ। जीतेंगे केवल और केवल वो लोग जो लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। जैसे खेलकूद में हम लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तो एक दिन हम जीत जाते हैं। बाबूलाल जी आवाज किसी की और नहीं है, तो ये प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे वो जीत जाएंगे। जो प्रैक्टिस करना छोड़ देगा वो हार जाएगा। दूसरा, जो लगातार धैर्य के साथ और पॉजिटिविटी के साथ मेहनत करते रहेंगे वो लोग जीतेंगे। और जो लोग छोटी छोटी अपनी कामयाबी के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देने से घबराएंगे नहीं। कुर्बानियां कहाँ, यहाँ पर कुर्बानी क्या है? थोड़ा बहुत आप में कभी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, कभी समय इन्वेस्ट करना पड़ता है। अपने जरूरी काम को छोड़कर आप मीटिंग में जाएंगे, छोटी सी कुर्बानी दे दी आपने। अपने बहुत जरूरी खर्चे को छोड़कर आप 100-200 रुपए की किताब खरीद लेंगे, वो कुर्बानी दे दी आपने, है। कभी अपनी टीम के साथ आप जाएंगे, वहां पर आपको छोटा मोटा खर्चा हो जाएगा, वो कुर्बानी दी आपने। ये छोटी छोटी कुर्बानियां जो लोग लगातार देंगे अपनी कामयाबी के लिए, वो लोग इसमें जीतेंगे। और जो लोग अटैकिंग खेलेंगे, डिफेंडिंग नहीं खेलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग बार बार जिक्र करते हैं। एक होता है कि जब क्रिकेट मैच खेलते हैं ना हम लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसलिए खेलते हैं कि बस आउट ना हो, टिक टिक करके खेलते रहते हैं, बस आउट ना हो। जैसे हमारे आसपास भी बहुत लोग ऐसे होंगे, यार 500 बीवी कर ले बस, आईडी बंद ना हो जाए, बस 500 बीवी कर ले, आईडी बंद ना हो जाए बस। तो ये तो है डिफेंडिंग खेलना। और अटैकिंग कौन खेलता है? यार इस महीने तो मुझे 20,000 का सामान बेचना है, इस महीने तो मुझे 5 ज्वाइनिंग निकालनी है, पहले दिन ही टारगेट ले लिया। अब उस टारगेट को लेकर के दिन रात बैटिंग करते हैं, दिन रात प्लान दिखाते हैं, दिन रात लोगों से मिलते हैं, दिन रात मजाक उड़वाते हैं, दिन रात तो बैटिंग कर करके क्या करके अटैक करके खेलते हैं। तो एक दिन महीना खत्म होते होते वो देखते हैं वो डायमंड क्लब से ऊपर जा चुके हैं, वो तो 20,000 बीवी 30,000 बीवी कर चुके हैं, वो तो 3 ज्वाइनिंग का टारगेट लेके 5 ज्वाइनिंग ले चुके हैं। तो आपको डिफेंडिंग, बचाव में नहीं खेलना कि मेरी आईडी बची रहे, मैं बस आरसीएम में बना रहा हूं, नहीं, आपको अटैक करके खेलना है। आपको अपने टारगेट के प्रति आपको इतना सजग रहना है और उस पर वर्किंग करनी है, मेहनत करनी है, फिर काम आपका अच्छा होगा। और जो लगातार अपनी योग्यता को बढ़ाते रहते हैं, जो स्किल को डेवलप करते रहते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो आरसीएम में जीत जाते हैं।
और लगातार प्रयास करते हैं। एक स्टोरी सुनाकर मैं अपनी बात करूंगा, ये बहुत घिसी पिटी स्टोरी है, पुराने लोगों ने तो लाखों बार मेरे मुंह से सुनी होगी, मैंने भी एक बार दिनेश मोहन सर से सुनी थी, कुछ नए लोग होंगे उनको ये स्टोरी सुनाकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि ये स्टोरी मुझे खुद को भी बड़ा मोटिवेट करती है। और ये शॉर्ट में सुनाऊंगा, जल्दी जल्दी सुनाऊंगा ताकि टाइम को आगे ले सके हम। एक बार एक बाबा जी होते हैं और वो बाबा जी की एक आदत होती है, एक उनके पास एक गुर होता है कि वो जहाँ पर भी जाकर नाचते हैं वहां पर बारिश होती है। जैसे कहीं पर किसी गांव में कोई अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो गांव के लोग उन्हें बुलाते हैं कि आओ हमारे गांव में और आकर के खूब आप डांस करो और आपके डांस करने से बारिश हो जाएगी। तो एक बार बहुत सालों तक ये वो करते रहते हैं। तो एक बार वो बूढ़े हो जाते हैं। जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो किसी गांव में ऐसे सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, तो उस गांव के सब सरपंच और पंच जो भी मेन जो गांव के लोग होते हैं वो इकट्ठा होकर के आते हैं और गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, हमारे गांव में अकाल पड़ा है और आप चलिए। तो बोलता है कि भैया मैंने पूरी जिंदगी भर यही काम किया, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया, अब तो मैं थक गया, अब मैं नहीं कर सकता। तो उनके जो चेले चपाटे होते हैं, जो उनके साथ बैठे होते हैं, उनके जो भी चेले होते हैं, वो बोलते हैं कि गुरुदेव हम इतने सालों से आपके साथ हैं, हम भी कुछ ना कुछ तो आपसे सीखे ही हैं, आप हमें आशीर्वाद दो, हम जाते हैं इनके साथ। तो वो उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं और वो उनके एक दो चेले उस गाँव में चले जाते हैं। अब उस गांव में जब वो चले जाते हैं तो जैसे बाबा जी करते थे वैसे ही वो भी अपना पूरा धुनी उनी रमा के और पूजा पाठ करके और नाचना शुरू करते हैं। और जब तक वो नाचते रहते हैं कुछ दिन तक, तो बारिश आती नहीं है। अब बारिश आती नहीं है तो वो भी थक जाते हैं, कब तक नाचेंगे वो। फिर वो वापस आकर गुरुदेव के पैर पकड़ लेते हैं कि गुरुजी पता नहीं आपने हमें कोई ऐसा गुर दो जो आपके पास है, हमारे पास इतने सालों से हमारे पास आया ही नहीं कि भाई आपके नाचने से बारिश आती है और हमारे नाचने से नहीं आती। तो बोलते हैं भैया इसमें गुर की कोई बात नहीं है, तुम तो बारिश आने की तो तुमने देखा ही नहीं, तुम तो बस थोड़े दिन डांस किया तुमने, थक गए और वापस आ गए। बस मुझ में और तुम में इतना फर्क है कि मैं जब तक नाचता हूँ जब तक बारिश नहीं आती, और तुम थक गए और वापस आ गए। मैं थकता नहीं हूँ, लगातार नाचता रहता हूँ और जब तक नाचता रहता हूँ जब तक बारिश नहीं आती, और लोग ये समझते हैं कि मेरे नाचने से बारिश आती। तो आपको भी आरसीएम बिजनेस में या जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, जब तक काम करते रहना है, जब तक नाचते रहना है, जब तक मेहनत करते रहना है, जब तक काम करते रहना है, जब तक कामयाबी नहीं आएगी। और लोग क्या समझेंगे कि इनको कामयाबी आएगी। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, जब तक काम करना है, जब तक आप आरसीएम बिजनेस में आपके मनचाहे टारगेट को ना कंप्लीट करें। तो आप बिल्कुल इस कहानी के भाव को समझ गए होंगे कि आपको बारिश आने से पहले थकना नहीं है, जब तक बारिश नहीं आनी तब तक नाचते रहना है और लगातार काम करते रहना है।